तेरी पायलों की चम चम है, आशिकों के दिल की ये धड़कन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों इस क्लास में। विनय, अमन, रघुवीर, स्वाति, निहार, प्रशांत, हिमांशु, मंजू, कमल, कुंदन, सोनू, जिम्मी, प्रमिल, तुषार, पवन, संभव, तस्लीम, गौतम, आयुष, इंद्रजीत, सागर, टोकरी, पीयूष सिंह, राकेश, रंग, हिमांशु, आशु, भविष, प्रशांत, राशिद, स्नेहा, अनवी, रवि, राशिद, पंकज, चेतना, तोकिर, शिवम, उज्जवल, शिखा, मुकेश, विनोद, के भी नाम है, आयुष, मुकेश, रेणु, अंकित, प्रज्वल, चरण स्पर्श जी, चरण स्पर्श, ओम, राजू, आपके स्वीकार करते हैं भाई, विजेंद्र, ओएद, OAT, लता, चेतन, अनुज, दीप, राखी, गोविंद, अर्चना, मुकेश, मोहित, अभिलाषा, राहुल, मुकेश, अभिषेक, हरिओम, निरंजन, तन्नू, मोहम्मद, सिद्धार्थ, सिंह, मनीष, ओम, राकेश, रियान, सार्थक, गोविंद, विशल पटेल, शैलेश, शालू, सचिन, निकिता, काजल, अर्पिता, संदीप, कुंदन, तस्लीम, रोहित, सचिन, सूरज, अंशु, आकाश, नितेश, गौरव, जैनाब, जैनाब। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ कि कैसे हमें जीएस की तैयारी करनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब नए बच्चे हैं मोस्टली, जिन्होंने शायद मुझे उम्मीद है कि पहली बार ही कोचिंग लेनी स्टार्ट की है। और मेरे प्यारे बच्चों, जब आप पहली बार कोचिंग लेना स्टार्ट करते हैं तो आपकी कुछ रणनीतियां होनी चाहिए, जिस रणनीति के आधार पर आप अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। उन रणनीतियों में आपको ये पता है कि आपके 4 सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं एसएससी, चाहे सीजीएल प्री हो या मेंस हो, प्री या मेंस हो, या सीएचएसएल प्री या मेंस हो, ठीक है, या सीपीओ, जिसका नोटिफिकेशन 16 फरवरी को आना है और आज हो गई है बाबू 15 फरवरी। तो जो जो भाई अपने कंधों पर 2 सितारे लगाना चाहते हैं, नहीं आज यूट्यूब पर लाइव नहीं है सोनू भाई, यूट्यूब पे सिर्फ पहला ही चैप्टर लाइव करने का मैंने डिसाइड किया था, सारे चैप्टर नहीं। फर्स्ट टाइम स्टार्ट की है कंपटीशन की कोचिंग। नाम बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आज आपसे थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि आज पहली बार हम और आप मिलके बात कर रहे हैं अपने बैच में अलग से, है ना। तो मेरे बच्चे 16 फरवरी को सीपीओ का नोटिफिकेशन आ रहा है, यानी कल। तो अगर कल सीपीओ का नोटिफिकेशन आ रहा है जिसका एग्जाम मई में है, और हमें एक भी एग्जाम छोड़ना नहीं है, हर एग्जाम में कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेके मानना, चाहे आग लगानी पड़ जाए दुनिया में, मतलब गलत शब्दों में नहीं जाना लगाने में, मतलब मेहनत करनी पड़े। चाहे मैं एमटीएस की बात करूं, चाहे मेरे प्यारे बच्चों में यूपीएससी की बात करूं, और यूपीएससी में मैं खासकर 3-4 एग्जाम लेके चलता हूं जो आप सब बच्चों को देना चाहिए। पहला एग्जाम है कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इससे बेहतरीन पोस्ट नहीं है। इसके बाद मेरे बच्चे एक आता है असिस्टेंट कमांडेंट वाला, जो जो बच्चे देते होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट वाला। एक ईपीएफओ वाला भी आता है, और भी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं यूपीएससी में जो आपको भरनी चाहिए। और जैसे जैसे आपका एक लेवल अचीव हो जाए एसएससी में, आपको लगे कि यार अब हमें बहुत कुछ समझ में आ गया और अब हमें एसएससी में मात्र दिन के 1-2 घंटे देने की ज़रूरत है, सारे सब्जेक्टों को रिवाइज ही करना है, और पेपर आती ही मेरा सिलेक्शन भी हो जाएगा, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है इस समय, तो फिर आप यूपीएससी की तरफ मूव कर सकते हैं, सिविल सर्विस की तरफ, यूपीएससी का मतलब। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों में यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, या मेरे प्यारे बच्चों में किसी भी स्टेट, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, या किसी भी और स्टेट की बात करूं, तो वहां जितनी भी वैकेंसी आती है मोस्टली सभी में, खासकर एसएससी की अगर मैं बात करूं, तो 4 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, तीसरा सब्जेक्ट है मैथ, और चौथा सब्जेक्ट है मेरे बच्चे जीएस। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों,
मैं अपना सब्जेक्ट तो पूरा लिखता हूँ। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा रीडिंग पे डिपेंड करता है। देखिए, हर एक चीज के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत हमेशा होती है, एक अच्छी गाइडलाइंस लेने के लिए। तो मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करता कि आप इंग्लिश की कोचिंग ले ना लें या किसी की कोचिंग ले या ना लें। ये सब कुछ निर्धारण होता है हमारी पॉकेट पे। अगर हमारी पॉकेट अलाउ करती है तो हमें कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है। कोचिंग लेने का एक सरासर फायदा ये दिख जाता है कि जो मेहनत हमें 8 महीने में कोई परिणाम देगी, कोचिंग के बाद वही परिणाम हमें शायद बहुत कई गुना जल्दी उसका मिल जाता है। हमारे लिए वो मेहनत किसी और ने की है और वो उस मेहनत को डायरेक्ट डिलीवर कर रहा है। रीजनिंग भी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस का खेल है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन कोचिंग के बाद मैं अगर अपने आप को गाइड करूं और मैं अगर अपने आप को ये मान लूं कि मैं स्टूडेंट हूं और मुझे सिलेक्शन लेना है। देखिए, मेरा सिलेक्शन सर, इंग्लिश किससे पढ़े, T2 बताएंगे भाई, किससे पढ़े, सारी चीजें बताएंगे। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि इंग्लिश किसी से ना पढ़ो। अभी तो मैं ये बता रहा हूँ, उसके बाद फिर उस बात पे भी जवाब दे देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो ब्लर दिख रही है रुपेश भाई, क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो होगा इसलिए, वरना सही है। जी प्रज्वल जी, चरण स्पर्श स्वीकार आपके। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ, चूंकि मैंने खुद ने एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन लिया हुआ है एसएसएस सीजीएल के ही थ्रू, मैं ऑलरेडी एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। तो मैं आपसे उसी बात पे चर्चा कर रहा हूँ। तो मेरा मानना है कि इन दोनों सब्जेक्ट की कोचिंग बाद में लेनी चाहिए, बाद में लेनी चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट की कोचिंग। और शुरुआत में कोचिंग सिर्फ मैथ की लेनी चाहिए। अगर आपने मैथ के अलावा इनकी भी कोचिंग साथ में ले ली तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि ये कोचिंगें 1 साल के लिए होती हैं। तो आप 1 साल में आखिरी 3 महीने भी ना 6 महीने भी पढ़ लेंगे तो भी बहुत होगा, या 8 महीने पढ़ लेंगे तो भी बहुत होगा। शुरुआत के मुझे लगता है 3 से 4 महीने जो है वो आपको मैथ को प्यार करना चाहिए और इसको बहुत समय देना चाहिए। और जो शुरुआत का 4 महीना है उसमें मैथ के साथ आप जीएस की स्टडी करें, प्लान करें खुद से। जीएस का प्लान करें, मैथ में कोचिंग लें, और मैथ में कोचिंग में बस इतना ही रखें कि जो टीचर ने पढ़ाया है उतना बढ़िया से काम कर देना है। बहुत मस्त। देखिए, शुरुआत में मैथ में मैं बहुत हल्की हल्की बातें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, है ना। आज मैं एक नया टॉपिक उठा रहा हूं, लेकिन वो भी आसानी है, हर बच्चा समझ जाएगा। कैलकुलेशन आसान थी, हर एक बच्चा समझ गया। तो ये तो तय है कि आप आसानी से समझ ही जाएंगे मैथ को। शुरुआत के बेसिक क्लासों में तो आपको मजा आएगा, उसके बाद मैं कड़वी डोज पिलानी शुरू करूंगा। और जब कड़वी डोज पिलाऊंगा तब आपको मोटिवेट सच मायने में रहना है, क्योंकि वहां से हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जब हम प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां से हिलना डुलना नहीं है आपने किसी भी हालत में, ये ध्यान रख लेना। तो अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर करा रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर करा रहा हूं, बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेटेड तरीके से करा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अभी आसान चीजें आप पढ़ रहे हैं, और शुरुआत में आसान ही पढ़ना चाहिए ताकि हमें बातें समझ आए। तो मेरे बच्चे, आप पूरा फोकस मैथ पे रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पे, क्योंकि अब आपकी जो आगे धीरे धीरे क्लासों का लेवल होगा वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं जीएस पे। प्लान प्लान कैसे करें। देखिए मेरे भाई, जीएस में क्या होता है, हर एक बच्चा कोचिंग ले लेता है सीधा, और मेरा कहना है कि कोचिंग मत लो। डायरेक्ट कोचिंग इज नॉट यूजफुल। देखिए, आज आपका समय जरूर मैं खराब कर रहा हूं, लेकिन आप प्लीज सुन लीजिएगा। डायरेक्ट कोचिंग इज नॉट यूजफुल। जीएस की डायरेक्ट कोचिंग लेना यूजफुल नहीं। आप कहें सर क्यों नहीं है यूजफुल। इसलिए नहीं है क्योंकि जीएस जो है वो अब का जो समय है वो रटने का समय नहीं। अगर आप सीधे सीधे, सर आप रिप्लाई कर दीजिए, दिव्यांशु भाई रिप्लाई कर दूंगा, मैं पहले अपनी बात तो कह लूं। हो सकता है जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो आपको रिप्लाई मिल जाए। ऋषभ भाई, आपको कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए मैंने कहा आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, आज ही रिलीज कर देंगे उस नंबर को, जिसपे आप अपनी बात भेज के मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन अभी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू माय डियर, प्लीज हैव ए पेशेंस प्लीज। मल्टीप्लाई की ट्रिक और डिवीजन की ट्रिक बता दीजिए। अरे प्रज्वल भाई, दुनिया भर की चीजें बतानी है, ऐसा क्यों सोच रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा कुछ। लेकिन थोड़ा शांति तो रख आमिर घोष भाई। आई ऑल्सो टेक योर प्रणाम महिर घोष। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डायरेक्ट कोचिंग लेना इसके लिए यूजफुल नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है।
हाँ, सीसेट के लिए भी बेहतरीन है ये मैथ जो हम पढ़ा रहे हैं। डायरेक्ट कोचिंग लेने का दिक्कत ये है कि आज के टाइम में जीएस जो है, दुनिया कुछ भी लफे मारती रहे, जिसने सिलेक्शन नहीं लिया वो सारे लफे मारते हैं और सारे गाइडलाइन वही देते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हम जैसे जिन्होंने सिलेक्शन लिया, हमारी गाइडलाइन को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने सिलेक्शन लिया हुआ है, जिस पोस्ट पे आप चाहते हैं उस पोस्ट पे मैं सिलेक्शन ले रखा है। तो मैं ज्यादा बेटर तरीके से बता सकता हूं कि जिस रास्ते पर आप जाने की सोच रहे हैं उस रास्ते पे मैं जा चुका हूं, तो कैसे उस पर जाया जाए। तो मेरे दोस्त, डायरेक्ट कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, और इसका कारण है कि जीएस रिलेटिविटी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब तक आप जीएस को रिलेट नहीं करेंगे, जीएस परमानेंट आपके दिमाग में याद नहीं रहेगी। आज कोई लेक्चर अटेंड किया, 2 दिन बाद आप उसमें से 50% चीजें भूल जाएंगे। फिर क्या करें? 10 वाला पेप्सी राकेश सेक्सी तेरी ऐसी कम देसी मोहम्मद, ये डायलॉग ना फेलोगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, वो 10 रुपए की पेप्सी नहीं था, वो ऐसे डायलॉग था, 2 रुपए की पेप्सी मोहम्मद भाई सेक्सी। अब आ जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट रिलेटिविटी करना बहुत जरूरी है। यानी जब हम पढ़ रहे हो ना, तो पीछे की सारी चीजें रिलेट कर रहे हो जीएस में, तो वो जो जाल बनता है ना, वो फिर परमानेंट रहता है और वो याद रहेंगी। अगर हम कुछ इधर का उठाएं कुछ उधर का उठाएं तो समझ में नहीं आएगा। और आपने अक्सर सुना होगा यूपीएससी के बड़े बड़े टीचर से यूपीएससी चेयरमैन तक से भी, कि हम हर क्वेश्चन को फ्रेम करते वक्त एनसीईआरटी की गाइडलाइन लेते हैं, हम एनसीईआरटी उठाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सच है कि यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी हो, अधिकतर जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो एनसीईआरटी से पिक किए जाते हैं। और मेरे बच्चे, एनसीईआरटी अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इसलिए हमें कुल मिला के एनसीईआरटी पे ही फोकस बांधना है। अब आ जाइए मेरे दोस्त मेरी बात पर, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जीएस की डायरेक्ट कोचिंग मत लीजिए, आप जीएस में सब्जेक्ट वाइज आइए, जीएस में सब्जेक्ट वाइज आइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जीएस में सब्जेक्ट वाइज आऊं, पीओ से वो जो स्लाइड मैंने बनवाई थी उससे मोहित से वो लगाइए एक बार, बस 2 मिनट का समय, क्योंकि आज ही मुझे आपसे बात करनी है। उसके बाद फिर सीधा हम पढ़ाने पर चले जाएंगे। हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने एक स्ट्रेटजी आपके लिए निकाल के रखी है कि सीजीएल 2022 का क्या स्टेटस था। मैं सीजीएल को ही मेन पकड़ लेता हूं, क्योंकि इसी पे सबसे ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरियां मिलती हैं। तो सीजीएल 2022 में क्या स्टेटस था? मैथ को गोली मार दो, रीजनिंग को गोली मार दो, इंग्लिश को गोली मार दो। आज मैं चर्चा थोड़ी देर के लिए जीएस पे कर रहा हूं। तो मेरे बच्चे, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट था जीएस में, प्री में 24% क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए। प्री में मेरे बच्चे कितने क्वेश्चन पूछे गए? 24% क्वेश्चन मेरे भाई पूछे गए पॉलिटी से। कितने क्वेश्चन? 24%। तो 24% क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, 14% हिस्ट्री से पूछे गए हैं, ज्योग्राफी से 20% सवाल पूछे गए, 12% इकोनॉमिक्स से, साइंस से 19% और करंट से 11% क्वेश्चन पूछे गए। ये मैंने परसेंटेज निकाल के आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ एक का मीन्स होता है, तो मीन्स में सीजीएल की अगर बात करें तो पॉलिटी 29% क्रेडिट ले जाती है। ये 16, ये 10, ये 16, ये 21 और ये 8। तो मेरे बेटे, आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि सीजीएल 2022 की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा स्कोर है, और उसके बाद अगर कहीं स्कोर है तो मेरे हिसाब से फिर साइंस में। यानी अगर मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं तैयारी अगर करने लगूं इस समझदारी के हिसाब से, तो मैं पॉलिटी और साइंस को ही उठाना पसंद करूंगा, है ना। अब मेरे बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं सीजीएल 2023 की, जो अभी लेटेस्ट लास्ट हुआ हमारा। इसमें मेरे बच्चे, प्री में पॉलिटी 23% थी, लेकिन मेंस में 16% थी। ऐसे ही अगर हम चर्चा करें साइंस में, तो साइंस 23% से 28% है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर एक छोटा छोटा मोटा मोटा एनालिसिस करूं, आप मैथ की एनालिसिस छोड़ दीजिए, रीजनिंग को छोड़ दीजिए, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, लेटर ऑन आई विल डिस्कस ऑन देम। अभी आपका हाथ पकड़ के मुझे जीएस को तैयार करवाने का एक बेसिक आइडिया देना, विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे अगर एज ए स्टूडेंट मुझसे बात करूं, तो मैं अभी आपको यही सलाह दूंगा कि जीएस में आप 2 टॉपिक जिनका इस समय पीक चल रहा है, इन 2 टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करिए। पहला है पॉलिटी और दूसरा है साइंस। साइंस का मतलब तीनों। अब मेरे बच्चों, विज्ञान, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, इसको भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे तैयार किया जाए।
अभी मैं चर्चा कर रहा हूं पॉलिटी की, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसमें कुछ पैसे की चीजें बता रहा हूं और कुछ फ्री की चीजें बता रहा हूं। सबको अपने हिसाब से ही बातें समझनी है। देखिए मेरे बच्चे, पॉलिटी आप देख रहे हैं कि लगभग 20 से 25% के बीच में वेरी करता है। यानी अगर 100 सवाल आते हैं तो उसमें से 20 से 25% सिलेबस पॉलिटी का आता है। हाँ है ना? यानी एक अच्छा खासा मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू क्रिएट करता है। अगर एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट करता है पॉलिटी, जीएस में 20 से 25% एक वैल्यू क्रिएट होती है, तो हमें ये समझना होगा कि हम इसे मिस नहीं कर सकते। ऐसे ही साइंस भी है। अब मेरे बच्चों में कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आप इसकी तैयारी करें तो दो तरीके से तैयारी होगी। पहली तैयारी होगी, मैं से पॉलिटी पे डिस्कस कर रहा हूं, पहली तैयारी होगी बेसिक फंडामेंटल और दूसरी होगी कोचिंग। ये मेरे प्यारे बच्चों पैसे वाली चीज है। ये जिसके पास हिम्मत है वो कर लेना, नहीं है तो छोड़ देना इसको। मैं ये कहता हूं कि पॉलिटी में लगभग 90% काम आप यहां से कर जाएंगे, और भैया कोचिंग ले लोगे तो वो चीज शायद 100% हो जाए। लेकिन विश्वास मानिए, जिनके पास पैसा नहीं है उनको जरूरत नहीं है कोचिंग की, पैसा नहीं लगेगी, आप इतने से भी क्लियर कर लेंगे बेसिक फंडामेंटल से। बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने मेरे प्यारे बच्चों हर एक जीएस के सब्जेक्ट के लिए जरूरी है। क्योंकि टीचर जो पढ़ा रहा होगा ना, वो चीज अगर हमने पहले से पढ़ी हुई है, दिमाग में सुनी हुई है, और हमने अपनी तरफ से दिमाग लगा के उसको समझा हुआ है, तो अब क्या होगा कि टीचर वही चीज समझा रहा है, लेकिन टीचर का समझाने का तरीका एक डिफरेंट होगा। तो टीचर उसी बात को बहुत सुंदर तरीके से एलेबरेट करेगा, और जब वो एलेबरेट करेगा उस कहानी को, तो कहानी बहुत सुंदर तरीके से हमारे समझ में आ जाएगी, वो हमारी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसी प्रयास में बेसिक फंडामेंटल कैसे क्लियर किए जाएं, मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक टीचर थे, इन टीचर से रिक्वेस्ट करके पॉलिटी की पूरी एनसीईआरटी तैयार कराई। मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आप भी जानते हैं कि कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ना कोई तुक की बात नहीं है, कोई वाजिब बात नहीं है। उसका कारण यह है कि आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो छठी क्लास की एनसीईआरटी में 100-150 पेज हो जाएंगे, और आपके काम की चीजें कितनी होंगी आपको खुद नहीं पता। और हमें क्या क्या काम की चीजें निकालनी है वो मेरी बात समझना। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल है उस कहानी को मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना। इस पीडीएफ में क्या क्या शामिल है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें छठी से लेकर 12वीं क्लास तक की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी शामिल है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था शामिल है, जिसके थ्रू आप हर चीज क्लियर करेंगे। ये फ्री की चीज है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपको एक किताब खरीदनी नहीं, बिल्कुल मत खरीदिए। जिसके पास पैसा है, जिसके माँ बाप 200, 400, 500 रुपए आपके एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, वो किताब खरीदेंगे, अदरवाइज फ्री में ही पढ़िए, बात विश्वास रखिए। मेरा उद्देश्य इतना घटिया नहीं है कि मैं कोई किताब बेचूं या कोई बैच बेचने आपके सामने आऊं, बिल्कुल मेरा उद्देश्य रत्ती भर भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपको जीएस का बैच खरीदना है, बिल्कुल नहीं खरीदना। वो वही खरीदे जिनके पास वो आर्थिक क्षमता हो खरीदने की। अदरवाइज पहले आप अपना बेसिक तैयार करिए, क्योंकि खरीदने से पहले भी आपको बेसिक तैयार करना होगा और बिना खरीदे भी बेसिक तैयार करना होगा। दूसरी चीज, आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं है, तब भी कैरियर ऐप पे मैं कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आपको कुछ फायदा मिल जाए। अब मेरे प्यारे बच्चों, बात आते हैं कि इस किताब में है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्लास वाइज है। क्लास 6th में ये टॉपिक लिए हैं, 1 से 9 तक टॉपिक लिए हैं। और ये केवल पॉलिटी कवर नहीं करी, पॉलिटी जहां जहां है, हिस्ट्री में भी पॉलिटी थी, ज्योग्राफी में भी पॉलिटिकल अप्रोच होती है, हर उस अप्रोच को शामिल कर रहे हैं हम ये। हाँ जी, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों, यहां छठी क्लास आपकी 2 से लेके 31 पेज तक में खत्म हो गई, यानी टोटल 31 पेज है। लेकिन सच बात यह है कि ये 31 पेज नहीं, ये मात्र ही 10-12 पेज है। कैसे समझाता हूं। फिर सोशल साइंस 7वीं क्लास की आगे मेरे बच्चे, जैसे यहां छठी क्लास थी, अब ये 7वीं क्लास में। 7वीं क्लास में 9 चैप्टर और मात्र 33 से 63 पेज में खत्म कर दिए, यानी 30 पेजों में खत्म कर दिए। और ये 30 पेज नहीं है, 10-12 ही पेज है, समझाऊंगा कैसे। ऐसे फिर 8वीं क्लास की पॉलिटी है,
फिर 9वीं क्लास की पॉलिटी है, फिर मेरे बच्चे 10वीं क्लास की पॉलिटी है, फिर 11वीं क्लास की पॉलिटी है, और फिर 12वीं क्लास की पॉलिटी है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले छठी से ही स्टार्ट करें। अब मेरे बच्चे हमने स्टार्ट किया छठी क्लास का पहला टॉपिक, छठी क्लास का मेरे प्यारे बच्चों पहला टॉपिक हमने स्टार्ट किया, छठी क्लास हमने यहां से स्टार्ट की, सामाजिक और राजनीतिक जीवन एक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वन। ठीक है जी। अब आप देखिए कि जो मैंने कहा ना कि भाई 30 पेज हैं छठी क्लास में, पूरी पॉलिटी में 30 पेज है, लेकिन सच बात यह है कि इसमें 30 पेज की जरूरत ही नहीं है। एक भाई कह रहा है न्यू एडिशन 2024 की कब तक मिलेगी? मेरे भाई एनसीईआरटी में न्यू एडिशन होता ही नहीं है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट है एनसीईआरटी जो मैंने तैयार कराई है, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा वही रहनी है। मेरी बात समझ रहे हैं तो ध्यान देना। तो ये छठी क्लास की पीडीएफ है, और छठी क्लास में ये बुक है बेसिकली, और बुक को ही मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूं। जिसके पास पैसा है वो खरीद लें, उसका लिंक मैं डलवा दूंगा, जिसके पास नहीं वो पीडीएफ से पढ़ते रहें। अब मेरे बच्चों ये है आपकी छठी क्लास की पॉलिटी, ध्यान देना। अब ये पेज तो आपको पढ़ना ही नहीं है, मैं जो आप कह रहे हैं ना 30 पेज नहीं, वो 10 ही पेज है, ये तो आपने पढ़ना ही नहीं है। अब आते हैं पहला चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब मेरे बच्चे देखिए मैंने कितना बेहतरीन काम किया है, मैंने चीजें इंग्लिश में भी दी हैं, हिंदी में भी दी हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं किसी पॉइंट पे दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं तो हिंदी में पढ़े, और जो बच्चे हिंदी के हैं और हिंदी के गहन शब्दों को नहीं समझ पा रहे हैं तो साथ साथ इंग्लिश देख लेंगे, तो इससे उनकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी और उनको बात समझ में आएगी। मतलब पूरी यो समझ लो छठी क्लास जो है सिर्फ 10 पेजों में लेके आपके सामने डालती है, सिर्फ 10 पेजों में आपके सामने डाल दी है। आप देखेंगे या इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, बाकायदा एक एक चीज एनसीईआरटी से साफ सुथरी उठा की इतनी ही क्लियरिटी के साथ आपको मिलेगी। ये मेरी प्रिंटेड किताब है, उसी किताब की मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं, एक एक बिंदु। जैसे यहां साफ साफ अगर आप देख पा रहे हो तो लिखा है, इसका मतलब हुआ कि लोग अपने खान पान और इच्छा पूर्ति के लिए जगह से दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, तो एक एक बिंदु यहां पे लिखा है। उसके बाद फिर क्या है, छठी क्लास पूरी खत्म करवा रहे हैं। छठी क्लास में पहला चैप्टर है, फिर जैसे ही पहला चैप्टर खत्म हुआ, छठी क्लास के पहले चैप्टर में जितना भी थ्योरी थी उसको हिंदी में भी लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, फिगर भी लिखा। अब आप देखो कि ये एक पेज में, जैसे ये वाला पेज है तो इस पेज में कितना, आधा ही पेज रहा, आधे से भी कम हो गया तो, हाँ है ना। फिर इसके क्वेश्चन आंसर लिखें, और क्वेश्चन में भी क्या क्या मेन पॉइंट है वो सारे लिखें, ताकि हैंड रिटन क्लास नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे एक एक छोटे से छोटे बिंदु को आप समझ पाए आसानी से। फिर मेरे प्यारे बच्चों छठी क्लास का दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है, हाँ है ना। लेकिन मैंने वो इतनी बड़ी पीडीएफ यहां खोल के कैसे दिखाता, तो ऐसे ही फिर पूरी छठी क्लास। अब ये जैसे 7वीं क्लास आ गई, क्लास 7th एनसीईआरटी। तो अब आप ये देखो कि छठी क्लास में कितने पेज थे, मात्र 30 पेज थे। 30 पेज एक्चुअल में कितने पेज है, हिंदी इंग्लिश मीडियम हटाएंगे, मतलब एक ही मीडियम पढ़ोगे आधा ही पेज है, तो 10-12 ही पेज है। तो 10-12 पेज मेरे प्यारे बच्चों बहुत जबरदस्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं बहुत जल्दी से। ये फिर क्लास 7th हो गई। अब इस पेज में क्या पढ़ोगे, कुछ भी नहीं, ये क्लास 7th क्या आ गया। अब यहां से क्लास 7th की थ्योरी आ गई। अब बताओ, खुद सोच के देखो, ये पूरा एक पेज है, ये पूरा एक पेज है। पहला ही चैप्टर है इक्वेलिटी, और आप जानते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट में क्या क्या शामिल आते हैं, है ना। तो यहां मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे कि इसमें क्या ही पढ़ोगे आप, छोटा सा डाटा है, मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 मिनट में पढ़ के खत्म कर दोगे। और अगर आपके पास ये किताब पैसा है तो ये किताब परचेज कर लो, ये कलरफुल किताब है, मतलब कलर में है, केवल ब्लैक व्हाइट नहीं, कलरफुल किताब है। और आप यहीं पे अपनी तरफ से कुछ नोट्स भी बना के साइड में लिख सकते हैं जो आपको इनके बारे में लिखना हो। जैसे ये थोड़ा बड़ा करता हूं मैं ताकि हर कोई बच्चा समझ पाए। आप जैसे इसवी को देखिए, आप यहां कुछ लिखना चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के कुछ अंश, तो ये उसी चीज को बताने जा रहा है कि भाई इक्वेलिटी कहां कहां है, ये उसके बारे में चीजों को बता रहा है। लोकतंत्र को चुनौती, ये सारे मेन बिंदु समझाए गए। तो मुझे जहां जरूरी हो मैं अंडरलाइन कर लूंगा, हाईलाइटर लूंगा, हाईलाइट कर लूंगा और अपने बिंदु यहां लिख लूंगा। मुझे कुछ और हैंड रिटन कुछ तैयार करना कि यार इसमें ये चीज मुझे ध्यान रखनी, ताकि मैं जब चाहूं तब ये काम कर लूं। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारा एनसीईआरटी का काम है ना। ये पूरी एनसीईआरटी आप देखेंगे, पूरी की पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी है। अब ये है मताधिकार की समानता। अब मुझे नहीं पता हिंदी वाले को मताधिकार कुछ को ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लो, इक्वेलिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, है ना। फिर अदर टाइप ऑफ इनइक्वेलिटी, अन्य प्रकार की असमानता है। तो आप देखेंगे कि पूरा पेज जरूर एक है, लेकिन हिंदी वाले के लिए पूरा पेज नहीं है ना। 30% ही पेज का मेटेरियल है। ऐसे ही मेरे बच्चे, अब जैसे अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 आपने यहां पढ़ा और आपने देखा कि यार इक्वेलिटी एक चैप्टर था 7वीं क्लास में और वो पूरा अनुच्छेद 15 के तहत घूम रहा था, उसमें मैंने अनुच्छेद 15 पढ़ा था।
सैदूर भाई ये हर एक सब्जेक्ट की है, लेकिन अभी मैं सिर्फ पॉलिटी की आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्योंकि एक नियम है कि बहुत सारी चीजें अगर एक साथ डाल दी जाए तो यूजफुल नहीं होती। अगर हमारे सामने 50 तरीके के व्यंजन बने हो तो हम किसी का भी स्वाद नहीं ले सकते। मजा तब है जब एक ही व्यंजन रखा और उसको तसल्ली से बैठ के खा ले, है ना। गंगा गगन जी नहीं नहीं बेटा लाइव है, आइए। स्क्रीन ब्लर इसलिए हो रही होगी कि हो सकता है पीडीएफ में दिक्कत हो, अदरवाइज क्लियर आनी चाहिए थी। तो मेरे बच्चे यहां एक एक चीज आपको क्लियर मिलेगी। अब ये देखिए, ये यहां पे आपको बहुत ब्लर आ रहा होगा लेकिन स्क्रीन क्लियर है। इसमें जो एनसीईआरटी में टेबल है ना, वो एज इट इज यहां मेंशन करा रखी है। आप यहां देखेंगे, अब जैसे लोकतंत्र को चुनौती है, किसी भी देश को पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं किया जा सकता, हमेशा से एक एक बिंदु इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा रखा आपको पीडीएफ के रूप में। फिर मेरे बेटा यहां क्वेश्चन आंसर है, और क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं है, क्वेश्चन आंसर का मतलब जो आपने उस चैप्टर में पढ़ा है ना, भाई 2 पेज का एक चैप्टर है, उस 2 पेज में क्या क्या सवाल तैयार हो सकते हैं वो सारी बातें आपसे पूछ ली जाएगी। तो ये सारी चीजें, अब जैसे ये ये 8वीं क्लास का आ गया, तो ऐसे ही मेरे बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये सारा चलता चला जाएगा। हाँ है ना, एक एक चैप्टर समझा रखा है। जैसे 8वीं क्लास से शुरू होता हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। अब यहां एक एक बात लिख रखी है, वहां एनसीईआरटी से पिक्चर भी उठा के रखी हुई, पूरी कलर बुक है, मतलब कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, पूरी कलरफुल बुक है ताकि आप आसानी से समझ पाए। एक एक बिंदु को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में इनके पर्सन भी लिखे हुए हैं, और ए हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल्स, फंडामेंटलिज्म, ये सारे फोटो के साथ, ताकि वो चीज आप रिलेट कर पाए। संवाद, तो ये एक एक चीज मेरे बच्चे इसके अंदर हमने मेंशन कर दी है बाकायदा, यहां एक एक चीज समझा रखी है। ये पीडीएफ में क्योंकि बहुत बड़ी फोटो आ रही है तो फट रही होगी, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे बुक में तो बहुत साफ सुथरी, और पीडीएफ में आपको साफ सुथरी मिलेगी। ये सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में दे रहा हूं। ये पूरी की पूरी 12वीं क्लास तक की है एनसीईआरटी। अब मैं वापसी आता हूं मेन टॉपिक पे जो मुझे समझाना है। मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे एनसीईआरटी का इंडेक्स यहां से स्टार्ट होता है। अब मैं यहां आपसे कुछ चर्चाएं करना चाह रहा हूं, चर्चा ही करना चाह रहा हूं कि बेटा अगर मैं छठी क्लास की बात करूं, 6th क्लास की बात करूं आपसे, तो छठी क्लास में कुल मिला के 30 पेज है, 29 पेज है। 29 पेज में आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है। बिल्कुल सही है सर, आधा इंग्लिश है आधा हिंदी है, और उसमें भी फिगर डली हुई है ताकि आप रिलेट कर पाओ। तो मेरे बेटे आप डे डिसाइड करो, यहां सच महीने में सिर्फ 15 दिन है ना, 15 पेज है इस बुक में। छठी क्लास में सिर्फ 15 पेज है। वैसे तो पेज ज्यादा है क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा है, लेकिन हिंदी वाले के लिए पेज 15 ही समझो, इंग्लिश वाले के लिए 15 समझो। आप डिसाइड करो कि मुझे छठी क्लास, आज हो गया 15 फरवरी है, बउआ बउवी तो बंद हो गया है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे आपका खत्म हो गया, तो बाबू सोना उड़ गए। अब सच के बाबू सोना पकड़ो। तो डिसाइड करो कि भाई 15 पेज है, आज 15 फरवरी है, मैंने इसको संडे तक खत्म करना है या मंडे तक खत्म करना है, मुझे दिन के रोज के 5 पेज पढ़ने हैं। या सर इसमें मेरे को यह देखना है कि कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर है, तो सर मैं डेली का 1 चैप्टर पढ़ूंगा और उस चैप्टर को खत्म करूंगा, या डेली के 2 चैप्टर पढ़ूंगा। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लगेंगी। और एनसीईआरटी बहुत सुंदर तरीके से बनाई है, छोटी क्लास की चीजें सारी बड़ी क्लास में, यानी जो छठी क्लास में पढ़ रहे हो सारी 7वीं में दे रखी होती हैं। तो जब 7वीं पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा अरे तो छठी में पढ़ा हुआ है, तो चीजें को रिलेटिव हो जाएंगी। और यही मैं कह रहा हूं, रिलेटिविटी की पावर। अगर आप संबंध जोड़ना सीख गए चीजों में तो आपसे ज्यादा विद्वान कोई होगा नहीं मेरे बच्चे। रोहित कह रहा पूरे सब्जेक्ट डाल दीजिए, ढक्कन में डाल दूंगा, तू पढ़ के नहीं देगा एक अक्षर, और तू इसको तो पढ़ ले कसम, अगर तू इसको पढ़ लेगा तो भी तेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। मेरी बात समझ रहा है। और मैं इस बुक का लिंक डाल दे रहा हूं, पीडीएफ भी डाल दे रहा हूं, सब कुछ डाल रहा हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बहुत सारे बच्चे रोहित की तरह होंगे और वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाएंगे और एनसीईआरटी हिस्ट्री की भी सर्च कर देंगे, इसकी भी सर्च कर देंगे और सारी एक साथ मंगा लेंगे। भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तुम्हें मेरी कसम है ये काम मत करना। सारी किताबें एक साथ मंगा के मत पढ़ना। इंग्लिश में एक बार में कुछ बात, अब बाद में बात कर लूंगा इंग्लिश के लिए, अभी इसके बताइए। और मेरी बात ये ध्यान कर लो, लिख लो, एनसीईआरटी जो है वो अपने आप में सफिशियंट है पूरा कंटेंट देने के लिए। आपका हर सिंगल क्वेश्चन यहां से क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो सारी किताबें मत मंगाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने मोबाइल में ये पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो। अगर आपके माँ बाप के पास पैसा है और वो आपकी पढ़ाई पे 200-400 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप इसे जरूर ऑफलाइन परचेज कर लीजिए। क्योंकि ऑफलाइन का फायदा यह है कि आप अपनी बुक के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहेंगे अपने हाथ से लिख लेंगे, ताकि एक एक बात आपको जब जरूरत होगी तब आप उसको पढ़ लेंगे। जैसे पहला ही चैप्टर है तो मुझे इसके अंदर कुछ भी मेन पॉइंट दर्ज करना है तो मैं यहां लिखूंगा अपने हाथ से, उसके बारे में कुछ लिख लूंगा, मेरे याद रहेगी, हाईलाइट कर दूंगा, ताकि मुझे जब 7वीं क्लास में मैं छठी को पढ़ रहा हूँ और कुछ चीज छठी क्लास की वहां सामने आ रही होगी तो मैं पेज खेलूंगा छठी क्लास को और देखूंगा मैंने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि ये मुझे याद नहीं हो रहा, मुझे याद करना है। तो 7वीं क्लास में जाऊंगा, फंसूंगा, दोबारा देखूंगा, तो इस तरह से रिलेटिविटी आएगी, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी जीएस की स्ट्रेटजी है और मैं आपको इस सख्त रूप से कहना चाह रहा हूं कि केवल एक सब्जेक्ट तैयार कर लो। पहले पॉलिटी तैयार कर लो, इसके बाद मैं खड़ा हूंगा तुम्हारे साथ और अगली तैयारी आपकी मैं साइंस की कराऊंगा। और मेरे बच्चे, हम टारगेट लेते हैं कि आज 15 फरवरी है, आज 15 फरवरी है और आप सब बच्चे कसम खाओ वैलेंटाइन डे के नाम की, जिस जिसको बाबू सोना तुम करते हो उस बाबू सोना की ही कसम खाओ, और नहीं करते तो मां बाप की कसम खाओ, मेरी कसम खाओ कि सर अब हम आपको 31 मार्च को मिलेंगे और 31 मार्च तक पॉलिटी पूरी खत्म कर देंगे हर हाल में। अब आपके पास 45 दिन है, 45 दिन है मेरे बेटे। और अगर मैं चैप्टर भी गिनूं ना, छठी से लेकर 12वीं तक, तो मुश्किल से 50-55 चैप्टर होंगे, 60 चैप्टर होंगे। और धीरे धीरे हमारी स्पीड इतनी है, नेट खत्म हो जाएगा भाई, बस क्लास ही स्टार्ट कर रहा हूं, माफ करना, मैं समय खराब नहीं कर रहा, कि कोशिश करेंगे कि 31 मार्च तक हम इस कहानी को निपटा दें। अगर हम 31 मार्च तक इस कहानी को निपटा देंगे तो 31 मार्च को मैं दोबारा तुम्हारे साथ लाइव आऊंगा और मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा साइंस की। और अगर आपके कमेंट मुझे 15 फरवरी की जगह 15 मार्च को मिल गए कि सर आपने खत्म कर दिया 15 मार्च तक, तो मैं 15 मार्च को ही आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रेटजी। देखिए, बहुत आइडियल टाइम है कि अगर आप एक महीने में इस कहानी को खत्म कर दें, दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर स्टडी। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि एक महीने में खत्म कर दें तो करिए। अशोक कह रहा बाबू सोना है ही नहीं। बेटा, अगर यही कर्म रहे ना, नहीं पढ़ेगा तो होंगे भी नहीं, और अगर चाहता है हो तो पढ़ ध्यान से। तो कोशिश करो इसे एक महीने में निपटा दे, नहीं तो तुम्हें सब्सिडी दे दी मोदी सरकार की तरफ से 15 दिन की, तो तुम 45 दिन में कर दो, लेकिन ये काम कर लेना मेरे बच्चों, ठीक है जी। ये बुक कहां से खरीदनी है? बिल्कुल नहीं खरीदनी, आप पीडीएफ डाउनलोड करो। लेकिन हां, अगर मां बाप के पास पैसा है तो सारे दिन मोबाइल में ना ध्यान देके ऑफलाइन पढ़ने की आदत डालिए। तो फिर आप ये करेंगे कि आप इस बुक को खरीद लेंगे। इस बुक का जो लिंक है वो मैं आपके बैच में भी प्रोवाइड करा रहा हूं, पीओ से। बैच, इसका लिंक कहां मिलेगा वो मैं समझा देता हूं। आप कैरियर ऐप पर जाएंगे, दियो भाई कहां है, इसकी पीडीएफ डाल दे बैच में, ठीक है, ताकि बच्चे डाउनलोड कर लें। और प्रिंट मत निकलवाना, प्रिंट आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो अपने बैच में जाएंगे और उसमें एक नोट्स का सेक्शन आता है, जैसे लाइव क्लास आती है ऐसे ऊपर नोट्स का सेक्शन आता है। तो नोट्स के सेक्शन में जाओगे तो इंट्रो सिलेबस लिखा होगा। इंट्रो सिलेबस में आप देखेंगे बुक लिंक करके 5वें नंबर पे हमने वो डाला है लिंक, उस पे जाओगे। फिर से बता दो, नोट सेक्शन में जाना है, फिर इंट्रो सिलेबस में जाना है। इंट्रो सिलेबस में जाके बुक लिंक आएगा, तो बुक लिंक को ओपन नहीं करना बल्कि उसको डाउनलोड करना है। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आप उसे ओपन करना, और ओपन करके बुक लिंक आ जाएगा और उसमें फिर सीधा सीधा आपको ओपन कर देना, सीधा फ्लिपकार्ट पे आपको बुक का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप इस बुक को मंगा सकते हैं, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम सीधी पढ़ाई पे चर्चा करते हैं। और ये जो समय था ये आपके सदुपयोग के लिए था, इसके लिए नाराज ना हो किसी भी रूप में, क्योंकि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे गलत राह पर ना जाएं और ठीक से पढ़ाई करें। और जीएस की कोचिंग वोचिंग लेने की अभी जरूरत नहीं आपको कतई भी। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात आगे बढ़ाते हैं। क्लियर है भाई? अब मेरे बच्चे कोई फालतू कमेंट नहीं करेगा। अब देखो, सही दिमाग से पढ़ाना चालू करना है मैंने, क्योंकि बहुत पहले ही मेरा समय खराब हो चुका, 10:06 हो गए। अब प्लीज सब कमेंट बंद करेंगे और मन ही मन ये प्रतिज्ञा करेंगे कि मैंने कोशिश करनी 30 दिन,
नहीं तो 45 तो मुझे मारना ही मारना है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है डिजिटल सम। ये डिजिटल सम नाम ही सुन के समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन इस कहानी को बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए, जब हम कैलकुलेशन पढ़ रहे होते हैं तो कैलकुलेशन में इसका हम जिक्र जो करते हैं, गणना में स्क्वायर रूट निकालने में जो कर रहे होते हैं, वहां इसका 1% जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन डिजिटल सम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम में सबसे बेहतरीन हथियार है किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन को 1 सेकंड में उड़ा देने का। 1 सेकंड में उड़ा देने का साधारण सा एक हथियार है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस हथियार को दागेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, अब आइए सामने मेरे बच्चे, देखिए पहला सवाल, डिजिटल सम होता क्या है? थ्योरी वोरी के मारो गोली, मेन चीज पे लेके आता हूं और अब पढ़ने पे ध्यान, सीधा सीधा पढ़ने पे ध्यान। मेरे बच्चे, डिजिट का मतलब आप जानते हो, डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक। ठीक है, जैसे 5, 6, 8, 3, 9। मैं कहूं इस संख्या में, यह है संख्या, इसको मेरे बेटे हम कहते हैं नंबर। बहुत शांति से मेरी बात सुनना, इसे हम कहते हैं नंबर। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि इस संख्या में, इस नंबर में मेरे बेटे कितने अंक है? कितने अंक है? कितने अंक है? हाउ मेनी डिजिट, कितने अंक है? तो आपका जवाब होगा सर 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। तो सर इसके अंदर 5 अंक है। कितने अंक है सर? 5 अंक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, कितने अंक है ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि अंकों का योग ज्ञात करो, अंकों का योग, अंकों का योग ज्ञात करो। देखिए, शुरुआत बहुत धीरे करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। सम ऑफ डिजिट, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सम ऑफ डिजिट, तो उसके लिए काम ये होगा कि सर अंकों को जोड़ेंगे तो 5 जमा 6 जमा 8 जमा 3 जमा 9। तो बेटे 5 और 6 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 9, 22 और 9 31। अब मुझे तो अंकों का योग चाहिए था, ये तो अंक आए नहीं। अंकों का योग अंकों में ही लिखना होता है, तो 3 और 1 4। तो ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका डिजिटल सम। ये हुआ मेरे बच्चों इसका डिजिटल सम। हाँ है ना, ये होगा मेरे प्यारे बच्चों डिजिटल सम। ये होगा डिजिटल सम। एक भाई कह रहा है इंग्लिश में बोलो। बेटा मिताली, दोनों लैंग्वेज में बोल रहा हूं। एंड आई यूजुअली राइट एवरी टर्म इन इंग्लिश एंड हिंदी both. Okay. So my dear student, what is sum of digit? Means you have to add all the digits and the answer must be in a digit. कि उत्तर अंक में होना चाहिए, संख्या में नहीं। उत्तर 31 नहीं होना चाहिए, अंकों में आना चाहिए। हाँ जी, सवाल लेता हूं मैं, पूछूं इसका डिजिटल योग ज्ञात करिए। तो देखो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो इसका डिजिटल सम 33 नहीं, 3 और 3 6 बोले। बताना भाई 6 ही है कि मैं कर गया कोई लोचा यहां? विक्रम भाई सेम टू यू। जी प्रसन्न जी, जी बिल्कुल भाई, उत्तर बताओ। एक बार से दिल नहीं भरता रजनीश भाई, एक बार और बता देते हैं। अर्पित भाई बिल्कुल ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए। 6 ही है भाई। 1 और 2 3, 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 और 9 33, 3 3 6। अंकों का योग 6। 8 नहीं आया तरुण भाई, 6। अब मेरे बेटा बात समझना, अगर ऐसे संख्या बड़ी हुई तो योग निकालने में बहुत दिक्कत होगी। बेसिकली एक लॉजिक है और वो लॉजिक ये है कि अंकों का योग, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टर्मिनोलॉजी लिख रहा हूं। जिन बच्चों की स्पीड बहुत तेज है वो इन क्लासेस को रिकॉर्डेड मोड में देख लीजिए और इनको 3x की स्पीड पे देख लीजिए ताकि आपका समय बचे।
क्योंकि मैं शुरुआत जब भी पढ़ाऊंगा कोई टॉपिक तो मुझे बहुत धीरे से उठाना पड़ता है उसका बेसिक। अंकों का योग निकालने का एक तरीका है, सम ऑफ डिजिट निकालने का एक अनदर तरीका है डिजिट। अंकों का योग वही आएगा जो 9 से भाग देने पर शेषफल, देने पर शेषफल, पर शेषफल। रिमाइंडर when डिवाइडेड बाई 9। जब 9 से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, सच बात यह है वही हमारा सम ऑफ डिजिट होता है। जैसे 5 4 8, मैं कहूं अंकों का जोड़ बताओ तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, अंकों का जोड़ आया 1 और 7 8। अब मेरे बच्चे 5 4 8 को मैं कहूं कि भाई 9 से भाग दो, तो 9 से पढ़ोगे तो 9 6 54, गया 0, फिर उतारा 8, ना जाने की फिर 0, तो शेषफल आया 8। तो आप ये बात देखेंगे कि डिजिट का जो सम है वो वही है जो 9 से भाग देने पे शेषफल प्राप्त होता है ना। अब हमने ये बात भी सीखी कि 9 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, जब सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाई 9। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या 9 से भाग हो जाती। तो मुझे इस सवाल में ऐसा करना चाहिए था कि भाई 548 है ना, इससे मुझे 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देते हो तो ये देखो किन अंकों का जोड़ 9 से भाग जा रहा है। जैसे 5 और 4 9 गया, तो बस 8 आंसर आ गया सीधा। हाँ जी, तो आपको पेपर में भी यही काम करना है कि जब आप इसका अंकों का योग निकालें तो आप ये देखिए कि 9 योग कहां भाग जा रहा है। 9 से 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9, 9 भाग चला गया, 7 और 2 9 भाग चला गया। तो जो बचा ना वही मेरे बच्चे आपका शेषफल, जो बचा मेरे बेटे वही आपका शेषफल होगा। हाँ जी, अब अगली बात पे आइए। मैं आपको कहूं 3 4 5 6 7 8 9, बताओ भाई इसका डिजिटल सम क्या होगा। तो आप 9 से भाग दे दो, वही डिजिटल सम आएगा। 9 से भाग देना मतलब 9 से कौन कौन सा कट रहा है, 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, बचा कितना 8 और 7 15, तो 5 और 1 6, ये मेरा आंसर। आपको सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, जो 9 से डायरेक्ट कट रहा है जिनका जोड़ वो हटा दो, जो बच रहा है उसको जोड़ लो बस। दीपक भाई नहीं, क्योंकि 9 से भाग दोगे तो आपको पता है कि डिजिट कितने होते हैं, 10 डिजिट होते हैं, एक से लेके, नहीं मैं गलत बोल रहा हूं, डिजिट कितने होते हैं 10, लेकिन एक से नहीं, डिजिट होते हैं 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो सबसे बड़ा डिजिट होता है वो 9 होता है। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, अंक लार्जेस्ट डिजिट इज 9। और यह तय है कि 9 ही इकलौता वो डिजिट है जिसे किसी नंबर से भाग दोगे तो जो शेषफल आएगा वो डिजिट में आएगा, शेषफल आएगा वो, शेषफल अंक में आएगा, अंक में होगा, रिमाइंडर डिजिट में होगा, रिमाइंडर इन डिजिट। 9 के अलावा आप किसी से भी भाग देंगे या 9 से बड़ी किसी भी चीज से आप भाग देना शुरू करेंगे तो वहां पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि शेषफल जो है वो संख्या में आना शुरू हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने 15 से भाग दिया और मैंने यहां लिख दिया 57, तो 15 से भाग देंगे, 15 3 45, शेषफल बचा कितना 12। ये अंक में नहीं आया, संख्या में आ गया। तो 9 सबसे बड़ा डिजिट होता है, इसीलिए हम 9 की डिविजिबिलिटी लगा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं, ये सारे रिमाइंडर बन सकते हैं। हाँ जी, तो अब हम अपनी लड़ाई वापसी से लड़ते हैं। कहता है डिजिटल सम बताइए। काम की बात पकड़ो, सिर्फ 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब नहीं जा रहा कुछ, 6 4 10 10 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3,
यानी इसे 9 से भाग देते तो 3 ही शेषफल आता मेरे बेटे। आइए मेरे बच्चे, उधम भाई, आर्यन, रिमी, हरिओम, कह रहा जी इसका डिजिटल सम बताइए। अब मेरे बच्चे यहां है 6 पॉइंट, पॉइंट को हटाएंगे 6.256, तो पॉइंट हटाएंगे तो बटे आएगा 1000। कहां है सर? 1 2 3 अंक थे। तो सर ऊपर का डिजिटल सम लगाओगे, माफ करिए मेरे भाई, तो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 आया। और 19 के अंकों का योग करो तो मैंने कहा 9 से ही भाग देना होता है, तो 9 तो गया ही, तो सिर्फ क्या आया? 1। और नीचे मेरे बेटे जीरो में कितनी भी बार जीरो जोड़ोगे, जब भी आप डेसिमल हटाओगे तो हमेशा एक ही आएगा, तो इसका डिजिटल सम एक आएगा। एक को एक से काटेंगे, डिजिटल सम 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे? 1 आ जाएगा। हाँ जी। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने कहा कि 5.7 का डिजिटल सम क्या होगा, तो आप इसे लिखेंगे 57/10, क्योंकि एक अंक पे दशमलव था। तो 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आ गया, और 1 और 0 का डिजिटल सम 1 आ गया, तो सर आंसर 3 ही हुआ। यानी मोटी और बड़ी बात यह है कि सर डेसिमल को इग्नोर किया जा सकता है व्हेन यू वांट टू गेट अ डिजिटल सम ऑफ एनी नंबर विच हैव इन डेसिमल पोजीशन। जब भी कोई संख्या दशमलव संख्या उसमें है, तो हम इग्नोर कर सकते हैं, दशमलव को डिजिटल सम निकाल सकते हैं। यहां ये तो डेसिमल इग्नोर करो, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 और 2 9 गया, तो बचा 1। अब मेरे बच्चे हम बात करते हैं 5वें सवाल पे, कि अगर हम इन्हें जोड़ें तो इनका जो जोड़ का उत्तर है क्या वो डिजिटल सम के थ्रू निकाला जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? भाई मैं आपको ये कहूं कि 32 जमा 58 का जोड़ क्या होगा? तो मेरे बच्चे 32 को 9 से भाग दो तो 3 और 2 5 आया, और 58 को भाग देंगे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया। तो 5 में 4 जोड़ा, डिजिटल सम कितना आया? तो तय है कि इसका उत्तर भी जब निकालोगे, 58 में 32 जोड़ोगे तो 8 2 10, 5 3 8 1 9, 90 है। 90 भी का भी डिजिटल सम निकालोगे, क्या है? 9। यानी इनके जोड़ को जब सोल्व करेंगे तो उसका भी डिजिटल सम वही आएगा। तो हमें यहाँ वही काम करना है। एक भाई कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ। ढक्कन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का डिजिटल सम बताओ। तो 9 गया, 7 और 2 9 गया, 6 और 3 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 1 9 गया, तो डिजिटल सम 0 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया? 0, है ना। एक बात और भी ध्यान रखना कि 9 भी आ जाए तो भी एक ही बात है, यानी डिजिटल सम 0 आए या 9 आए, दोनों एक ही बात होती है। एक ही बात होती है। आप कहें एक बात क्यों होती है? क्योंकि 9 को जब 9 से भाग दे, मतलब 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, 9 को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं और शेषफल 9 आया, तो इसका मतलब आपने छोटी सी गलती करी हुई है, ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 45 लिखा हुआ, मैंने 9 का पहाड़ा पढ़ा, 9 चौक 36, रिमाइंडर आया 9। तो अगर 9 से ही भाग दे रहे और 9 ही शेषफल आ गया, तो इसका मतलब पहाड़ा 4 पे नहीं, इससे आगे पे जाना था, 9 5 45 करना था, और 45 जाता तो रिमाइंडर 0 आ जाता। इसलिए डिजिटल सम में 9 और 0 बराबर करते हैं। भाई देखिए मेरे भाई, 7 और 2 9, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 9 गया, 3 2 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4 आया, तो 4 और 2 6। अब जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 ही होना चाहिए, इसमें दिक्कत नहीं। तो भैया 6 देखते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, इसका 6 आया, ठीक है। यहां देखते हैं, 6 और 5 11, 11 1 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4। ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे तो 6 चाहिए। अब आइए यहाँ भैया, 7 6 13 और 1 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया, ये गलत बात है सर। 6 और 2 8 और 1 9, भाई 9 तो बन गया, तो कट गया, बचा कितना? 1। ये भी मेरा आंसर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ठीक है जी। सर धीरे पढ़ाइए, समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है भाई, और धीरे ले। भाई जिनका बेसिक बहुत अच्छा है
वो बच्चे एक ही काम करें, इसका रिकॉर्डेड वर्जन देख लेना 3x पे। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना। 5 और 4 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम 3। 6 और 3 9, 7 और 2 9, इसका डिजिटल सम भी 3। 3 और 3 मेरे बच्चे 6। तो मेरा जो आंसर होगा उसका डिजिटल सम 6 होगा। अब देखना, 9 से 9 गया, 8 6 14, 14 का डिजिटल सम 5 आया। दैट इज नॉट माई आंसर, मेक इट रॉन्ग। अब 9 गया, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 का डिजिटल सम 4 है। आइए, 8 और 1 9 गया, 9 गया, 9 गया, 6 आया। 8 और 8 16 24, 24 और 6 30, 30 का डिजिटल सम 3 आया। ये भी मेरा आंसर नहीं है, केवल बी ऑप्शन मेरा आंसर है। हाँ जी, थैंक यू मेरे भाई। बताइए। लेकिन आपको धीरे धीरे कड़वी दवाई के लिए तैयार होना होगा, इस बात को स्वीकारना है आपने। क्योंकि चैप्टर तो देखो मैथ है, मुझे कंपटीशन लेवल तैयार कराना है ना। तो अब आप अच्छी चीजें पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा तैयार होना पड़ेगा, रोज का काम रोज करके आना पड़ेगा। सोनाक्षी जी, जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चिंता ना करो। 9 गया काम से, बिल्कुल ठीक है। फिर 3 और 2 5 और 4 9 गया काम से। 8 और 1 9 गया काम से, 0 आया। 9 गया, 5 और 4 9 गया, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4 है। तो जोड़ में 4 आना चाहिए, डिजिटल सम मेरा आंसर में आना चाहिए 4। हाँ जी। अब आइए, अब यहां देखते हैं। 6 और 2 8 और 1 9, 9 गया। 4 और 2 6 और 1 7, दिस इज नॉट माई आंसर। 9 गया, 5 2 7 और 2 9 गया। 6 और 1 7 और 1 8, दिस इज नॉट ऑल्सो माई नॉट आंसर। यहां आइए भाई, ध्यान देना। 8 और 1 9 गया, 6 2 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 आया। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर। यहां आते हैं। 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 1 और 2 3 और 1 4। सो दैट माइट बी माई आंसर। मेरा बिंदु समझ रहा है? हाँ जी। आइए मेरे बच्चे, 9 गया बेटे, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, 7 और 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया। दिखाई दे रहा है? 5 4 9 गया, 6 और 1 7 और 2 9 गया, बचा कितना? 1। 3 और 1 4 आना चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे, 7 और 2 9 गया, 5 और 4 9 गया, 8 और 7 15 और 5 20, 20 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 2। सहमत है कि नहीं है? सो माई डियर, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस और नॉट? अब आइए, 5 7 12, 5 7 12। अरे क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? आओ भैया, 7 और 2 9, बिल्कुल ठीक है। 5 और 4 9, बिल्कुल ठीक है। 7 7 14 और 5 19, 19 में 9 गया तो डिजिटल सम 1 आया। दिस इज ऑल्सो नॉट माई आंसर, है ना। यहाँ ये 9 गया, 5 और 4 9 गया, 7 और 2 9 गया, 7 5 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3। ये भी मेरा उत्तर नहीं है। 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना, ठीक है। फिर भाई 7 और 3 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 का 2 और 2 4। सो ऑप्शन डी मे बी योर आंसर। हाँ जी, क्लियर है? ये परफेक्ट स्क्वायर की तो कहानी नहीं चल रही,
वो कैलकुलेशन का अलग हिस्सा था, ये कुछ और चल रहा है। अब मेरे बच्चों में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको ये कहूं कि भाई 39 माइनस 26, अब मुझे ये बताओ इसका डिजिटल सम क्या होगा, इसके आंसर का डिजिटल सम क्या होगा, बस ये बताइए, नथिंग एल्स, सिर्फ ये बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा। अब आप फंसेंगे। एक भाई कह रहा है अगर डिजिट का सम 18 आ जाता है, ढक्कन मेरे बेटे, और मेरे शब्दों से बुरा नहीं मानना, मैं प्यार से बोलता हूँ तो 8 और एक 9 आ गया, और 9 का मतलब आप 9 भी लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब आइए सामने ध्यान से, इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 तो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां क्या बचा 3, और यहां क्या बचा 6 और 2 8। सर समस्या ये कि 3 से 8 कैसे घटाऊं, भाई डिजिटल सम में तो पंगा ये था कि इसमें से घटाना, लेकिन ये तो 3 है। तो आप एक बात बताओ, जब भी ऐसा होना तो अपनी तरफ से मतलब आप ना घटा पाए तो 9 जोड़ दो, क्योंकि 9 का मतलब 0 हुआ और 0 को जोड़ने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 9 जोड़ दो तो 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में 60 गया 4। सो दिस माइट बी योर आंसर। समझ गए? अभी भी ढक्कन 5 आंसर दे रहे हैं, 3 आंसर दे रहे हैं, तट डूब के मर जाओ। आइए आपका इंतजार है, बताओ भाई। मुझे ये सोचना चाहिए कि सर जी 9 गया, 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 4, स्पीड बनाओ। यहां देखो सर, 6 4 10 और एक 11, 11 का डिजिटल सम 1 और एक 2। ठीक है भाई, तो 4 में से 2 गया 2 डिजिटल सम, तो आंसर का डिजिटल सम 2 होना चाहिए। 9 गया, 8 2 10, 10 का डिजिटल सम एक ही आंसर नहीं। 8 गया, 8 और 3 11, 11 का डिजिटल सम 1 और एक 2, ये आंसर हो सकता है। 9 गया, 8 और एक 9 गया 0, ये भी आंसर नहीं है। 9 गया, 7 और एक 8, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर होना चाहिए था 2। हाँ जी, अगला सवाल आपकी बारी है। अब ऑप्शन आंसर में लिखेंगे ए बी सी डी, कौन सा ठीक है। आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, करना क्या होगा। 8, भाई कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा सर, ये तो देखो 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 का डिजिटल सम 2 आया। 9 गया, 4 3 7 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, यानी आंसर का डिजिटल सम 2 आएगा। ठीक है, देखो यार 8 और एक 9, ये नहीं है। 5 3 8 और एक 9, ये भी नहीं है आंसर। 9 गया, 3 और एक 4, ये भी नहीं आंसर। 9 गया, 7 और 3 10 और एक 11, 11 का डिजिटल सम 1 और एक 2, बी आंसर सही। बोलो भाई, बताइए। आइए आपका इंतजार है, मेरे दोस्त ध्यान दीजिए। 7 और 2 9, 5 और 4 9, 8 और 6 14,
14 का डिजिटल सम 4 और 1 5 है। अगर आपके किसी भी दोस्त को कोचिंग लेनी हो और आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो आप उसे मेरे बैच के लिए सजेस्ट कर सकते हैं मेरे बच्चों। 8 और 1 9, 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, 5 में से 1 गया 4 आंसर। अब देखते हैं, 9 गया, 6 3 9 गया, 7 4 11 और 1 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 सेट हो रहा है। लेकिन ये आंसर होगा ये जरूरी नहीं है, ये हो सकता है ना, ये होगा जरूरी नहीं। यहां ही है, 6 3 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 से 9 गया 4। अच्छा मुझे क्या था 3, मुझे क्या चाहिए था 4, सॉरी सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा सा टी आ गया हूं, 3 आया था, नहीं तो गलत ये होगा। यहाँ जी, 7 2 9, 9 से 9 गया, 6 और 1 7 4 11, 1 और 1 2 आया, एक नहीं, 9 गया भैया, फिर 6 और 1 7 और 1 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 का 8 और 1 9 गया तो 0। तो ऑप्शन सी ठीक है। बताइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, तू चाहे हमें आज। और मेरे भाई जिनका भी बेसिक ठीक है उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइव मत पढ़िए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपका समय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, और मैं इस बात की इज्जत करता हूँ कि आपका समय लाइव क्लास में खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे धीरे धीरे पढ़ाना होता है, समझानी होती मेरी बातें हर एक बच्चे को। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लास में 2x 3x 1.5x आपके स्पीड के अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए उसे। आइए, जैसे जो बच्चा समझदार है अब उसे इससे आगे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, उसको समझ में आ गया होता कैसे, लेकिन मेरे को हर एक बच्चे की उंगली पकड़नी है, तो मैं समझा के चलूंगा। 5 4 9, 7 2 9, 8 और 1 9, और 9 से 9 6 3 9, 0 आ गया सर, है ना। जो बच्चा होशियार है वो स्किप करके आगे बढ़ेगा, मतलब 3x में ले जाएगा, 5 4 9, 7 2 9, ठीक है जी, 8 और 1 9, 6 3 9, माशाल्लाह, हाँ, जय श्री राम, 0। अब देखते हैं भाई 0 कौन सा आएगा। 6 3 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7 और 2 9, ये सही है। अब भैया 4 4 8 और 1 9, 5 और 4 9, 3 और 3 6 ही गलत है। अब भैया 6 3 9, 5 और 4 9, 4 3 7 और 1 8, ये भी गलत है। कहो तो ये भी काट ही दें, मन तो नहीं करना, तो 4 4 8 और 1 9, ये काटा, 4 और 3 7, ये, तो ऑप्शन ए ठीक है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन दिस थिंग्स। अगर मेरे बच्चे मल्टीप्लाइड हो तो भी सेम ही रूल अप्लाई होता है, यानी हर टाइप का एक एक दो दो सवाल देख लो। जैसे इसको थे 4 3 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 1 7। अच्छा एक चीज और भी देखा करो, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक का भी डिजिटल सम 0 आ गया तो गुना करके आंसर 0 ही आएगा, यहाँ चाहे 6 हो 5 हो 4 हो कुछ भी हो। अब 0 देखना है किसका आ रहा है, देखो यार 9 गया, 8 से 14 और 2 16, 0 नहीं आएगा। 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24, 0 नहीं आएगा। मेरे भाई 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा बाबू, 4 2 6 और 1 7, 4 3 7 2 9 0, 0 तो किसी का भी नहीं आ रहा है। 9 से 9 6 2 8, ये भी 0 नहीं आ रहा। 9 गया 6 2 8, ऑप्शन में गड़बड़ कर रखा है कुछ शैतान ने। 8 2 10, 8 18 और 6 24, 4 2 6, 8 6 14 और 2 16। भाई ऑप्शन में गड़बड़ है, ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि 234 को 124 से गुना करेंगे तो कोई सा भी इनमें से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि किसी का भी डिजिटल सम 0 नहीं आ रहा, ऑप्शन में मिस्टेक है, टाइपो एरर हो गया, माफी चाहते हैं सरकार। आइए अब यहां करेंगे, 5 और 4 9,
7 और 6 13, 13 का डिजिटल सम 1 और 3 का 4, 6 और 5 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 4 दूनी 8 मेरा आंसर। अब यहां देखते हैं, 5 4 9, 5 4 9, 5 2 7 नहीं, 5 4 9, 5 4 9, 3 2 5 नहीं, 5 4 9, अब क्या तूफान करोगे, 5 5 10, 5 15 और 2 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, और 8 ही हमको चाहिए था बाबू, 8 ही मेरे बच्चे हमको चाहिए था, है ना। यहाँ ये 5 4 9, 5 4 9, 2 और 1 3, ये भी मेरा आंसर नहीं। क्लियर है। देखो यार, 5 4 9, 7 और 2 9, यहां 8 आया, 4 3 7 और 2 9, यहां 2 आया, तो 8 दूनी आया 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आया, यानी मेरे आंसर में डिजिटल सम 7 आना चाहिए। क्लियर है। अब हमें वही चेक करना है, 7 कहाँ आएगा, देखो 9 गया, 8 और 1 9 गया, 6 और 3 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, 5 और 2 7 सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यहाँ 6 और 3 9 गया, 1 और 8 गया 9 हो गया, 1 और 8 9, 5 और 2 7, ये भी सही आंसर। अब यहां आइए मेरे बच्चे, 9 गया, 8 और 1 9 गया, 5 और 3 8 और 1 9 गया, अब 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 बना, ये गलत आंसर है, मुझे 7 चाहिए था। हाँ जी। अब आइए आगे, यहां देखते हैं, देखो मेरे भाई 9 गया, 8 और 1 9 गया, अब 8 और 1 9 गया, तो 5 5 10 और 2 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये भी नहीं। तो मेरे बच्चे हमें यह भी समझना होगा कि 1 8 2 5 3 1 6 9 8, एक ही चीज है कि ए और सी दोनों मेरे ऑप्शन हो गए। मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन भी मेरा ठीक निकला और सी ऑप्शन भी ठीक निकला, तो हमें यह मानना है कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर ठीक होगा, हम इसमें यह बता सकते हैं कि कौन सा आंसर ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 जमा 31 बराबर 90, बराबर 90, बताओ ये ठीक है या नहीं। तो आप डिजिटल सम से जाओगे तो 5 आया डिजिटल सम, 3 और 1 4 आया डिजिटल सम, तो 5 और 4 9 आया डिजिटल सम, यहां देखे तो 9 आया, लेकिन ये बराबर थोड़ी है, गलत है ये तो, लेकिन फिर भी डिजिटल सम ठीक आया। लेकिन अगर मेरे बेटे मैं आपको ये कह दूं कि भैया 90 नहीं 91 है, अब बताओ डिजिटल सम, तो आपको 9 से 9 कटा, डिजिटल सम ही का है, ये गलत है, यानी ये बराबर नहीं हो सकता। तो आप ये जल्दी बता सकते हैं कि कौन सा गलत है, ये बताने में आपको वक्त लगेगा कि सही कौन सा है, इस बात को ध्यान दीजिए, सही कौन सा ये नहीं बता पाएंगे, गलत कौन सा ये बात आप तुरंत बता देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे फिर आगे मिलेंगे कल और आगे बढ़ेंगे। जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी गई है मेरे बच्चे, तो आप पीडीएफ आप अपने बैच में प्रोवाइड हो गई है, या 5-10 मिनट में अभी मैं करवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, करीबन 468 या 480 पेज के, 488 पेज की है वो, तो प्रिंट निकालने का खर्चा मत करना। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही, आप सभी को नमस्कार, साधुवाद, धन्यवाद। और जो पीडीएफ है वो कलरफुल है। अब मेरे बच्चे आपने एक ही काम करना है, निर्धारित करना है दिन, और दिन निर्धारित करके कहानी खत्म करनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू आप सभी को।